बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, आज हम अपना जो टॉपिक थोड़ा सा रह गया था उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और वो था लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जो फैक्टर्स थे उनको हमने डिस्कस करना है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो थी वो हमने कल देखा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उनको हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर हम इसको कंपेयर करें डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस के साथ, तो हमें पता चलेगा कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं ये वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम इनके फैक्टर्स देखें कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही हैं, तो सबसे पहले जो फैक्टर आ रहा है वो आता है इनके इलेक्ट्रॉनिक साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कि जो एटम है वो न्यूक्लियस से, ये देखें जैसे मैंने ये एक एटम बना दिया है, ठीक है, ये एक एटम का साइज़ हो गया और ये दूसरे एटम का साइज़ हो गया। तो जिसका सर्कल पाथ या जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही उसके अंदर जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा है, यानी आपको प्लस का जो साइन है ये न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। इससे लेके जो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनी हुई है उसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ बड़ा होगा तो चांसेस ये हैं कि उसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी। उसकी रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसको डिस्पर्स करना या उसको न्यूक्लियस से जो है वो न्यूक्लियस से उसको अवे मूव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, लाइक जैसे ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही, अब देखें यहाँ पे जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस के बीच में यहाँ से वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, तो आसानी से, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इन जो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से ये होगा कि हम कोई भी नेबरिंग एटम जो है या मॉलिक्यूल आकर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है आसानी के साथ। तो हम कहते हैं कि जितना ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और इसकी वजह से हमें इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को न्यूक्लियस से अवे हटाना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास जो टॉपिक यहाँ इसी में आगे जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है वो कौन से वाला है कि एलिमेंट्स जो होंगे ज़ीरो ग्रुप के, वो सारे के सारे ज़ीरो ग्रुप कौन से वाले हैं, नोबल गैसेस हैं। वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, दे आर मोनोटॉमिक गैसेस। कौन सी वाली गैसेस हैं, मोनोटॉमिक गैसेस। मोनोटॉमिक गैसेस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है सिंगल एटम जो है वो एग्जिस्ट करेगा एज इंडिपेंडेंट पार्टिकल। तो हम कहते हैं कि दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब है नोबल गैसेस। ग्रुप 8A एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम नाम देते हैं ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स का। ये जो एटम्स होते हैं इन गैसेस के, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन आ रही हैं, ये गैसेस जो हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाती। और क्यों नहीं बनाती, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कंप्लीट। जो उनका आउटरमोस्ट शेल होगा, चाहे वो डुप्लेट है चाहे वो ऑक्टेट है, वो सारे का सारा कम्प्लीटली फिल्ड है। मज़ीद आउटरमोस्ट शेल के अंदर और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, जिसकी वजह से उन्हें बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल एटम्स हैं। इस वजह से हम कहते हैं दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस, और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ को देखें, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। बॉइलिंग पॉइंट जो है उनकी वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, और उसको इंक्रीज करने की वजह क्या है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज ग्रुप 8 एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सारे इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। रेडॉन चूँकि रेडियो एक्टिव है, तो अगर हम हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जीनॉन को देखें, तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्प्लेस करना आसान हो जाएगा। तो इनके दरमियान में लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से डेवलप हो जाएंगी जितना एटॉमिक साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा।
और जितनी स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जो चूंकि ये गैसेस हैं तो हम कहेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर गया है। वजह क्या है? इनका डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक साइज जो है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बढ़ गया है, उसको डिस्प्लेस करना आसान हो जाएगा और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का डेवलप होना भी आसान हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी की टर्म में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ पोलराइजेबिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज़ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड, कि हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किस हद तक जो है वो मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, किस हद तक हम उसको पोलराइज कर सकते हैं, किस हद तक हम इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही कॉन्सेप्ट के लिए आती हैं। तो जितना ज़्यादा हम उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इट मीन्स कि उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो डाउन द ग्रुप हम जैसे भी देखा था ग्रुप 8 ए में, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। पोलराइजेबिलिटी बढ़ी इसका मतलब है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान हो गया, डिस्टॉर्शन आसान होगी, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर डेवलप होंगी और एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है वो सारी की सारी गिवन है। फिर हम देखते हैं ग्रुप 7A एलिमेंट्स को। ये 7A एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले देखें आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अब एस्टाटीन इसके अंदर रेडियो एक्टिव है। अगर हम इसको निकाल दें तो हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप इन एटम्स का भी जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास गैसेस हैं ये एग्जिस्ट करती हैं एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी F2 Cl2 Br2 I2 इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगी। और डाउन द ग्रुप इनका जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज करेगा, मींस उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। एज अ रिजल्ट उनके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ये हमें वैल्यू से नज़र आ रहा है। देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरीन का -34.6, -58.6, इस सॉरी माइनस नहीं, +58.6, देन 184.4। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। रीज़न वही सेम है कि डाउन द ग्रुप जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर डेवलप होंगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। फिर हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे पास सेकंड फैक्टर कहलाता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को जो इफेक्ट करेगा। और सेकंड फैक्टर वो कौन से वाला है कि स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कि कोई हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स की तादाद जो है अगर हम चेंज कर दें तो उससे भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन आवर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। कि हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर एटम की तादाद बढ़ा देंगे तो हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर डेवलप हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उनका हाई हो जाएगा। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक C2H6 है और दूसरा मॉलिक्यूल है C6H14। जो C2H6 मॉलिक्यूल है हमारे पास उसको हम नाम देते हैं C2H6, इसको हम बोलते हैं दिस इज इथेन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है दिस इज C2H6 और ये हमारे पास होगा C6H14। इसको हम बोलेंगे हेक्सेन। क्या नाम देंगे? इसको हेक्सेन का नाम देंगे। अब हमारे पास अगर हम इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो जो हमारा इथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड और हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट है 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसके अंदर एटम की तादाद ज़्यादा है वो हमें फार्मूला से भी नज़र आ रहा है। इथेन के अंदर जो टोटल एटम है वो कितने आ रहे हैं हमारे पास? कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये टोटल कितने हो गए? 8। इस तरह से हेक्सेन में कार्बन 6 हैं और
हाइड्रोजन 14 है तो टोटल 20 एटम। तो एटम्स की तादाद जो है वो किसके अंदर ज़्यादा है, वो हेक्सेन के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईथेन, जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर लार्जर प्लेसेस अवेलेबल होंगी जहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो सकती हैं। किस केस में, हेक्सेन में, जिसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा जगह अवेलेबल होगी, ज़्यादा प्लेसेस अवेलेबल होंगी जहाँ पर हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को ज़्यादा डेवलप होता हुआ देख सकेंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनकी फिजिकल स्टेट में भी चेंज आएगा। जैसे जैसे हम नॉन पोलर एटम के मॉलिक्यूल के नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसके बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि उनकी फिजिकल स्टेट जो है, अगर पहले वो गैशियस थी तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड फाइनली चेंज हो सकती है इनटू सॉलिड्स में। अगर हम क्या चीज़ बढ़ा दें, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाना शुरू कर दें, तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा, सर्टेन तादाद जो एटम्स की, उसके बाद जो फिजिकल स्टेट है वो गैशियस से कन्वर्ट होगी लिक्विड में। लिक्विड में भी अगर हम नंबर ऑफ एटम बढ़ाते चले जाएं मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमारे पास वो भी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सॉलिड स्टेट। ये हमारे सामने कुछ टेबल दिए हुए हैं, देखें। ये मीथेन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -164। ईथेन कार्बन एटम, इसमें जो है एटम्स की तादाद बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसका बढ़ा, इस तरह डाउन द ग्रुप बढ़ता चला गया। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है, फिजिकल स्टेट को अगर हम देखें तो हमारे पास मीथेन के अंदर CH4 एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है, 5 एटम्स, ठीक हो गया। तो ये गैशियस स्टेट में आ रहे हैं, हमने नंबर ऑफ एटम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमारे पास ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके पास मीथेन का फार्मूला अगर आप लिखें तो मीथेन का फार्मूला है CH4, ईथेन का फार्मूला है C2H6, प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10, ठीक है। इसी तरह से पेंटेन का फार्मूला अगर आप लोग देखें तो हमारे पास पेंटेन का फार्मूला है C5H12, हेक्सेन का है C6H14। फार्मूलाज इसके सामने लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो ये है एटम्स की तादाद जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो अब हमारे पास है ये डेकेन, आपके पास C10H22 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये हमारे पास इनके बॉइलिंग पॉइंट्स तो हमने देख लिए, साथ में फिजिकल स्टेट देखें तो C4H10 तक हमारे पास ये सारे गैशियस स्टेट में हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पेंटेन की तरफ मूव करते हैं, C5H12, हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, एक्सपोज्ड एटम ज़्यादा हुए, तो हमारे पास लिक्विड स्टेट जो है वो आना शुरू हो गई। हेक्सेन लिक्विड है, डिकेन लिक्विड है। बहुत ज़्यादा हम चले जाएं हाई वैल्यू के ऊपर तो हमारे पास ये आइसोडिकेन, जिसमें कार्बन एटम की तादाद जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, मोर देन 10 हो गई है। तो हमारे पास ये फिज़िकल स्टेट भी चेंज हो गई, कितनी हो गई है, ये आपके पास सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हुई है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से रीजनिंग के बेतहाशा क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा एप्लीकेशंस के हवाले से। तो सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको कह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गर्ल्स बेसिकली डायपोल डायपोल फोर्सिव इंट्रैक्शंस ही हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी बेसिस पर, जिन कंडीशंस की बेसिस पर हम उसी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। नाम से जाहिर हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन एटम मस्ट होगा, ठीक है। एक एटम तो हाइड्रोजन मस्ट हो गया, बाकी जो एटम इसके अंदर हो सकते हैं वो 3 एटम्स हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन आ जाए, हमारे मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन आ जाए, हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आ जाए नाइट्रोजन, फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए, इन तीनों में से कोई एक भी एटम आ गया है मॉलिक्यूल के अंदर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों जो एटम्स हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन की है और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन की है। अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ने इन तीनों में से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लाइक यहाँ पे आपको वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और ऑक्सीजन ने दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। अब कंडीशन मैंने आपको बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है और उस हाइड्रोजन ने ये जो 3 एटम्स हैं इनमें से किसी एक के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ हो, यानी कि इस वक्त हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है, पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल भी है क्योंकि एक तरह एक एंड नेगेटिव दूसरा एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव। डाइपोल तो है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होंगी वो इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में होंगी। लेकिन है तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक ख़ास कंडीशन के अंदर इनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, एक तो हाइड्रोजन एटम मस्ट हो गया, दूसरा जो 3 एलिमेंट्स बताए थे इनमें से एक एलिमेंट आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने क्यों इनको सेपरेट किया। हम इनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में ही रख सकते थे, लेकिन हमने उसको उस कैटेगरी से निकाल के एक अलग से नाम दे दिया। वजह इसकी है कि ये जो इसके इन कंडीशंस के ऊपर जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, जिनको हम जनरली देखें तो हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का नाम देंगे, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि बाकी जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा हमें, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया कि इस डाइपोल डाइपोल को एक स्पेशल नाम दे दिया, और वो नाम क्या दिया हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे जो एटम्स हैं उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। जो फ्लोरीन है उसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है। नाइट्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 हैं, और फ्लोरीन के पास जो है वो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये कुछ ज़्यादा ही शो हो गए इस वक्त। आप इसको अगर इस तरह से अलग से लिखना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से इसको देखेंगे कि फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3, 1, 2 और ये 3। ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास कितने हैं, 3, ऑक्सीजन के पास 2 एंड नाइट्रोजन के पास 1 है। ठीक है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इफेक्ट होती है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास कुछ जो है इसकी एग्जांपल हमारे सामने नज़र आ रही है कि loose bond form is definitely stronger than the simple dipole dipole interaction because of the small size of hydrogen atom। एक तो ये कि डाइपोल डाइपोल क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया कि हाइड्रोजन एटम का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, और इट कैन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करेगी, ब्रिज का काम करेगी, बाइंडिंग का काम करेगी बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम को आपस में कंबाइन कर किया हुआ है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है, और दूसरा कौन सा वाला है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया। अब अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रू बॉन्ड नहीं है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो ये थोड़ी सी वीकर होगी, लेस स्ट्रॉन्गर होगी। कितनी लेस स्ट्रॉन्गर है, 20 टाइम्स एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया हुआ है सिंपल सी। इसमें देखें हमारे पास ये एक सेंटर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दूसरे एटम का ऑक्सीजन दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन शो यहाँ पर नहीं किए हुए। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो, हमने जो 3 एटम अभी मैंने मेंशन किए थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उन पे ही लिमिटेड नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस भी हमारे पास आता है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन कभी कभी समटाइम्स ऐसे कंपाउंड बना लेता है कि उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है कि हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला क्या है, Cl3H, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है, दिस इज एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या है,
क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, दिस इज Cl3 और ये बीच में H दिया हुआ है। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें ना तो हम लिखते हैं CHCl3, किसका फार्मूला है, ये क्लोरोफॉर्म का। और हाँ, अगर हम लिखते हैं ना CH3O, ओ पहले इस तरह CH3CO CH3, तो ये किसका फार्मूला बनेगा, एसीटोन का। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो ये जो हमने पहले क्लोरोफॉर्म का लिखना है, दिस कार्बन, ये सेंटर में आ जाएगा। ये जो 3 क्लोरीन है ये हमने एक तरफ शो कर दिए, ये वाला जो बीच वाला हाइड्रोजन है वो हमने इस तरफ शो कर दिया। अब चार्जेस ज़रा देख लें, कार्बन और ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज़्यादा है तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक हो गया। अब इधर क्लोरीन की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इसकी वजह से इस कार्बन पर अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इस पे अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, हमने लिखा तो एक दफ़ा है लेकिन इसकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इधर चार्ज आना चाहिए हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, लेकिन हमने क्या शो किया हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव। वजह क्या है, एक हाइड्रोजन की वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और 3 क्लोरीन की वजह से आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर ज़्यादा चार्ज किसका हुआ जो शो करेंगे, डोमिनेटिंग। ज़्यादा किसका चार्ज हम शो करेंगे, डोमिनेटिंग चार्ज जो होगा वो कौन सा शो होगा, वो पार्शियल पॉजिटिव। वजह 3 क्लोरीन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, यानी एक पार्शियल पॉजिटिव इसकी वजह से आया, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव इसकी वजह से आया, तीसरा पार्शियल पॉजिटिव इसकी वजह से आया और इस हाइड्रोजन की वजह से पार्शियल नेगेटिव आया। तो फिर ज़्यादा चार्ज जो आ रहा है वो पार्शियल पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए हम वही यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है एसीटोन। एसीटोन में कार्बन को सेंटर में लिखा, एक तरफ हमने CH3 ग्रुप लगाया, दूसरी तरफ हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, बीच में हमने कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में चूंकि डबल बॉन्ड है हमने ये शो कर दिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी दैट विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हमारे पास फ्लोरीन के केस एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोरीन जो है हमारे पास वो बनाता है मॉलिक्यूल HF मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपने इसी तरह से जिगजैग की फॉर्म में बनाना है और उसकी वजह क्या है कि ये जिगजैग की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन शो कर रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। फिर आ जाती है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3, तो एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन शो कर दिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के दरमियान में अब हमने डॉटेड लाइन लगा दी। ये क्यों लगाई, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन के दरमियान में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक हो गया। यहाँ से गलत एक क्वेश्चन आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो HF मॉलिक्यूल की लो होती है एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr एंड HI। वजह आपने ये बतानी है कि HF के मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखें HF के मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज ट्रैप बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम। 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान में ये हाइड्रोजन एटम क्या हुआ है, ट्रैप हुआ हुआ है। एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये आसानी से यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा। जब ये आसानी से रिलीज़ नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। जिस भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ हो जाता है हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HF स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। वजह क्या, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ट्रैप हो गया है 2 फ्लोरीन की दरमियान में। एक तरफ तो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है फ्लोरीन के साथ और दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो आसानी से ये जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये रीज़न इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करनी है।
अच्छा गर्ल्स, हमारा जो है यहीं तक टॉपिक कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन का। इसकी एप्लीकेशंस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो फिर आपने वो मुझसे पर्सनली जो है मैसेज करके पूछ लेना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अच्छी तरह से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। जो आपका समझने के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है, ठीक है। साथ के साथ अपना टॉपिक प्रिपेयर करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।